नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नोट्स नेक्टर पे। आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं समस्थितिकी या फिर आइसोस्टेसी। चलिए देखते हैं आखिर ये होता क्या है, इसका उद्भव कैसे हुआ और इसकी संकल्पना किसने प्रतिपादित की। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ओरिजिन देखेंगे। ये जो वर्ड है इसको लिया गया है ग्रीक वर्ड के आइसोस्टेसियस से, जिसका मतलब होता है इक्वल पोजीशन। इसका मतलब होता है जैसे कि कोई चीज़ समान स्थिति में हो, यानी कि यहाँ पर कोई एक डब्बा रखा है, यहाँ पर कोई एक डब्बा रखा है, दोनों सेम शेप के हैं तो इसको बोलेंगे समान स्थिति में और एक ही लाइन के बिल्कुल साथ रखे होना। तो इसको हम बोलते हैं आइसोस्टेसी या फिर इक्वल पोजीशन। इसका अन्य नाम क्या है? भूसंतुलन। भूसंतुलन का मतलब होता है ज़मीन में संतुलन बनाए रखना। आइए आगे देखते हैं। अब आगे लिखा है कि परिभ्रमण करती हुई पृथ्वी। परिभ्रमण का मतलब होता है पृथ्वी जो अपने अक्ष या फिर एक्सिस पर रोटेट कर रही है, घूम रही है। तो इसमें लिखते हैं कि परिभ्रमण करती हुई पृथ्वी के ऊपर स्थित क्षेत्रों जैसे कि पर्वत, पठार और मैदान एवं गहराई में स्थित क्षेत्रों जैसे कि झील, समुद्र आदि में भौतिक अथवा यांत्रिक स्थिरता की दशा को ही, यहाँ पर फिज़िकल या फिर मैकेनिकल दोनों तरह की स्थिरता हो सकती है, दोनों तरह की जो है संतुलन हो सकता है। तो यहाँ पर फिज़िकल भी आ सकता है या फिर मैकेनिकल भी हो सकता है। तो दोनों तरह की दशा को ही संतुलन जो बनती है, इसे ही हम बोलते हैं आइसोस्टेसी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अर्थात ये अपनी अपनी जगह पर स्थिर रहते हैं। मतलब जो चीज़ जहाँ पर है वो अपनी जगह पर कैसे स्थिर रहती है, उसमें कैसे संतुलन बना रहता है, इसी की जो संकल्पना है उसको इन्होंने नाम दिया है आइसोस्टेसी। चलिए आगे देखते हैं। तो इस संतुलन या स्थिरता को ही समस्थितिकी या भूसंतुलन कहते हैं। ये आप समझ चुके होंगे। अब आइसोस्टेसी से जुड़ी 7 संकल्पनाएँ हैं। 7 संकल्पनाओं में से 2 मुख्य संकल्पनाएँ हैं। 2 मुख्य में आती है सर जॉर्ज हैरी की संकल्पना और प्राट की संकल्पना। इसे हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। अब 7 संकल्पनाओं में 2 तो आपने देख ली, तीसरी है हीस्कैनन की, चौथी हैफोर्ड की, 5वीं है बॉबी की संकल्पना, छठी जॉली की संकल्पना, 7th आर्थर होम्स की संकल्पना। ये भी कभी कभी पूछ ली जाती है, लेकिन आपको याद रखना है सर जॉर्ज हैरी की और प्राट की संकल्पना, ये मुख्य संकल्पनाएं कहलाती हैं। आइए थोड़ा सा बैकग्राउंड देखते हैं हम, आखिर ये संकल्पना कैसे बनी। सन 1859 में सिंधु गंगा के मैदान के अक्षांशों के निर्धारण के लिए, यहाँ के अक्षांश जो होते हैंगे, जो लेटीट्यूड होते हैं, ये जो आड़ी लाइन बनी होती है ना, अक्षांश इन्हें बोलते हैं। तो 1859 में जो सिंधु गंगा के मैदान के अक्षांशों के निर्धारण के लिए भू सर्वेक्षण चल रहा था, तब क्या हुआ, कल्याण और कल्याणपुर नामक 2 स्थानों का अक्षांशीय माप 2 अलग अलग विधियों से लिया गया। याद रखने की बात यहाँ पर यह है कि ये दोनों जगह हैं वो एक ही स्टेट में पड़ती हैं। फिर दोनों मापों में 5.236 यानी कि 5 सेकेंड का अंतर आया। आगे देखते हैं इस पर एरी जी ने क्या बोला। एरी ने बताया कि यह अंतर इन स्थानों की हिमालय से निकटता के कारण है। अर्थात ये यूपी वाले एरिया में पड़ता है, तो यूपी हिमालय से थोड़ा निकटतम बिंदु है। तो एरी ने बोला क्योंकि ये हिमालय से निकट है इसलिए इसमें ये अंतर आया, क्योंकि हिमालय अपनी आकर्षण शक्ति से पेंडुलम को आकर्षित कर रहा है। पेंडुलम क्या होता है? ये एक ऐसा डंडा होता है, उसमें बहुत सारी बॉल होती हैं। जब आप दोनों तरफ से बॉल करेंगे तो बॉल ऐसी ऐसी घूमती रहती है एक कर्व के टाइप में, उसको बोलते हैं पेंडुलम। तो इन्होंने कहा कि जो आकर्षण शक्ति हिमालय लगा रहा है उसकी वजह से यहाँ पर ये जो कल्याणपुर और ये है, यहाँ पर के पहाड़ जो हैं वो पेंडुलम की तरह एक दूसरे में संतुलित हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा, एरी जी ने बोला कि जो हिमालय है वो अपनी आकर्षण शक्ति लगा रहा है जिसकी वजह से सारी चीज़ें संतुलित हैं। लेकिन प्राट महोदय ने कुछ अलग व्याख्या दी। इन्होंने क्या बताया? प्राट ने माना कि हिमालय भी महाद्वीपों की तरह सियाल का बना है। आप जानते हैं कि सियाल क्या है? सियाल जो है दूसरी परत का नाम है।
मतलब कि 100 किलोमीटर के अंदर जो पहली परत आती है, ऊपर की क्रस्ट होती है, क्रस्ट को ही सियाल बोलते हैं, का बना है, जिसका घनत्व 2.75 है। इस आधार पर गणना की तो जो अंतर आया उसमें 5 सेकंड का आ रहा था। उनके अनुसार 15.885 होना चाहिए था। मतलब कि आपने पहले देखा एरी जी ने जो संकल्पना प्रतिपादित की, उनके अनुसार अंतर 5 सेकंड का आ रहा था, लेकिन प्राट महोदय ने जब इस पर सर्वेक्षण किया तो उनका मानना था कि इसमें 15 सेकंड का अंतर होना चाहिए। तो यहाँ पर ये थोड़ी दिक्कत लगी इनको, तो इन्होंने कहा कि हिमालय जो है वो कम आकर्षण शक्ति लगा रहा है। तो उन्होंने कहा अब इसका समाधान क्या हो सकता है? समाधान तो हम देखेंगे, पहले हम इसके कारण देखते हैं कि हिमालय की कम आकर्षण शक्ति का वास्तविक कारण क्या है आखिर। इस पर देखिए कई मत रखे गए, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं हिमालय भीतर से खोखला है, ये एक मत हो गया। दूसरा मत रखा गया क्या कि हिमालय के ऊपरी पदार्थ का संतुलन उसके नीचे के कम घनत्व वाले पदार्थ से होता है। मतलब कि जो हिमालय है उसके ऊपर तो भारी पदार्थ है, लेकिन उसके नीचे कम घनत्व वाले पदार्थ हैं, जिसकी वजह से वो कम आकर्षण शक्ति लगा रहा है। इससे समस्त भार कम होगा, क्योंकि बेस ही अगर आपका कमज़ोर है तो आपका घर भी कमज़ोर ही होगा ना। ये वाली बात यहाँ पर की गई है। तो यहाँ पर भार कम होगा तथा आकर्षण शक्ति कम होगी, ये दूसरा मत था। तीसरा मत क्या रखा गया कि पृथ्वी के नीचे एक ऐसा तल है जिसके नीचे घनत्व में अंतर नहीं होता। मतलब इन्होंने एक काल्पनिक रेखा मानी कि ये एक काल्पनिक रेखा है, इसके नीचे जो कुछ भी होगा वो समान स्थिति में होगा। मतलब कि यहाँ पर 10 किलो डाल दो, 100 किलो या 1000 किलो, यहाँ पर सभी चीज़ें समान स्थिति में, मतलब एक ही लाइन के बाद रुक जाएँगी, उसके बाद वो कोई चीज़ें नीचे नहीं जाएँगी। उनके ऊपर जो भी भार है वो भी संतुलित रहेगा। तो इन्होंने बोला कि पृथ्वी के नीचे एक ऐसा तल है जिसके नीचे घनत्व में अंतर नहीं होता। ये देखिए अंतर नहीं होता, केवल इसके ऊपर ही अंतर होता है। इस आधार पर यह माना कि जितना बड़ा भाग उसका घनत्व उतना ही कम होगा। मतलब कि जितनी बड़ी चीज़ है उसका घनत्व उतना ही कम होगा और जितना छोटा भाग है उसका घनत्व उतना ही अधिक होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने समझा कि समस्थितिकी क्या होती है या फिर आइसोस्टेसी। अगली वीडियो में हम एरी और प्राट महोदय जी की संकल्पनाओं को जानेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं, जुड़े रहिए अपने इस यूट्यूब चैनल से और इन सभी नोट्स को आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। थैंक यू।